हेलो एवरीवन। क्लास 12th CBSE विषय हिंदी पाठ संख्या 14 पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को आरोही हिंगना में हुआ। ठीक है। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप इनकी कहानी, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इस कहानी में पहलवान की ढोलक, इनकी जो ये रचना है पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक कहानी है। ठीक है। ये जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है बेटा पहलवान की ढोलक, ये इस कहानी में कई पात्र हैं। जैसे पहलवान जिसका नाम होता है लुट्टन सिंह, ठीक है, उसके 2 बेटे होते हैं, एक राजा होते हैं, एक कुश्ती का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी होता है चांद सिंह। ठीक है। ऐसे काफ़ी पात्र इस कहानी में हैं, लेकिन ये पूरी कहानी पहलवान लुट्टन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। किस तरीके से लुट्टन सिंह अपनी ढोलक और उनकी पहलवानी का संबंध रहता है। ठीक है। कैसा रिश्ता है, सुनने में बड़ा बेटा अटपटा सा लगता है। पहलवान की ढोलक, कहीं कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी देखिए पहलवान लुट्टन सिंह का और ढोलक का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो इसमें ये दिखाया गया कि मेहनत करने से व्यक्ति कोई भी कैसा भी रिश्ता कायम कर सकता है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक भी इनकी प्रतिनिधि कहानियों में शामिल है। यह कहानी रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। उनकी लेखनी गांव का अंचल, संस्कृति का सजीव करने की अद्भुत क्षमता, ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र इनकी कहानी को सुनते समय, पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण और कहीं भी देखना दुर्लभ है। रेणु जैसे गिने चुने कथाकारों में से एक हैं, जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इस कहानी में बेटा देखना आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से एक ढोलक एक व्यक्ति को कैसे मोटिवेट करती है, उसे कैसे प्रोत्साहित करती है। हर व्यक्ति को जीवन में मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। और इस कहानी में पहलवान लुट्टन सिंह को कैसे उसकी ढोलक उसे मोटिवेट करती है और कैसे वो कुश्ती के प्लेयर चांद सिंह से विजय हासिल करता है। ठीक है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। ठीक है। राजा साहब की जगह पहलवान लुट्टन सिंह को एक राज दरबार में जब ये कुश्ती जीतता है तो राज दरबार में इसे रख लिया जाता है, इसके और इसके दोनों बेटों को। लेकिन समय के साथ साथ जब राजा साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र राजकुमार विदेश से आता है। ठीक है। राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था में पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली
हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। देखिए इस कहानी में ये बताया कि राजा के परिवर्तित होते ही, एक राजा जब अपने पद से हट जाता है और दूसरा राजा आता है तो वो अपने नए कानून और अपने नए नियम बनाता है। इसी तरह इस कहानी में भी जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो कुश्ती के पंजाब के बहुत बड़े प्लेयर चांद सिंह से, ये एक सामान्य दंगल खेलने वाला व्यक्ति था पहलवान सिंह, लेकिन उससे जीत जाता है और राजा उसे अपने दरबार में रख लेता है। उसके बेटे भी उसी दरबार में मंत्री बनकर रहते हैं। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नया राजकुमार आता है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। कहाँ तो राजा के दरबार में मंत्री बनकर रहने वाले और कहाँ रोटी खाने के लिए भी भूखमरी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र। जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की थी या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था के मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चित ही यह पाठ हमारे मन में कई प्रश्न छोड़ जाता है। देखिए बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको भूमिका बताई कि फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी में किस बारे में बताया है, क्या बताया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? ये पूरी कहानी पहलवान लुट्टन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी की स्टार्टिंग भी देखिए ढोलक से ही होती है। पहलवान की ढोलक। पहलवान कौन है? लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह का जो जीवन है बड़ा संघर्ष में बीता। बचपन में ही इनकी सगाई कर दी गई थी, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, सास ही इनका पालन पोषण करती है। इनके 2 पुत्र होते हैं, पत्नी का भी निधन हो जाता है। किस तरह ये अपने पुत्रों का भरण पोषण करते हैं और एंड में किस तरह महामारी की चपेट में आकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बरियात शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। रात्रि का समय, बिल्कुल शांत वातावरण, अमावस्या की काली रात और गांव में क्या फैली हुई थी? महामारी। पीड़ित गांव बरियात शिशु की तरह थर थर काँप रहा था क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। ठीक है, अंधकार ही अंधकार। अमावस्या की काली अंधेरी रात। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। देखिए स्टार्टिंग में इस कहानी में बताया गया है कि रात्रि के समय कितना शांत वातावरण, अमावस्या की काली रात्रि जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं, सियारों का क्रदन, रात्रि के समय भयानक भयानक आवाज़ें और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। लेखक कह रहे रात्रि के समय भयानक डरावनी आवाज़ें कभी कभी निस्तब्धता को भंग कर देती थी, रात्रि की शांति को भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़। सिर्फ गांव की झोपड़ियों में रात्रि के समय महामारी फैली हुई थी। जो लोग बीमार थे उनके क्या होता है, उल्टी करना, वोमिटिंग करना, सिर्फ उसकी आवाज़ आती थी। या हे राम, हे भगवान की
टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी कि हर कोई इस समय महामारी से बचने के लिए ईश्वर को याद करता था। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। ठीक है। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। कहा जाता है कि कुत्तों को जो कुछ भी घटित होने वाला होता है उसका पूर्व अनुमान हो जाता है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे और रात्रि के समय कुत्ते मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता और ताल ठोक कर ललकारती रहती। सिर्फ पहलवान की ढोलक, रात्रि के समय अगर कोई आवाज़ें आती तो सिर्फ सियारों की डरावनी आवाज़ें या किसी बीमार बच्चे की उल्टी करने की आवाज़ें और उनके बीच में एक आवाज़ आती तो सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति में बजती रहती थी। पहलवान की जो ढोलक थी वो संध्या से लेके तात रात्रि से लेके, ठीक है, संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटदा गिड़दा यानी आ जा भिड़, आ जा भिड़। बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे। इसका अर्थ है उठाकर पटक दे। चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे। लेखक ने बताया कि रात्रि का जो वातावरण होता था वो बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता था। उसमें अगर कोई आवाज़ सुनाई देती थी तो सिर्फ पहलवान की ढोलक जो संध्या से प्रातःकाल तक बजती रहती थी। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। यही आवाज़ मृत गांव में, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, पहलवान की ढोलक की यही आवाज़ लोगों को ऐसा विश्वास था जैसे वो ढोलक कोई उनके लिए संजीवनी नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, लेकिन लोगों का विश्वास था कि यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। वो कहा करता था, ये देखिए पहलवान, ये इसकी ढोलक बजाते समय निकलने वाली आवाज़ चटदा गिड़दा, आजा भिड़ जा, ठीक है। किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन वो ऐसे कहता था मुझे ऑल इंडिया की सीमा पे सभी जानते हैं। ज़िले भर के लोग उसके नाम तो अवश्य परिचित थे। लुट्टन के बारे में बताया गया है कि इसके माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। 9 वर्ष की आयु में ही लुट्टन के माता पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, छोटी सी ही उम्र में शादी हो गई थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। 9 वर्ष की उम्र में ही लुट्टन सिंह के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और सास ने ही इनका पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता, कसरत किया करता था। बचपन में गाय चराता, दूध पीता, कसरत करता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई। लुट्टन को लगा कि मुझे कसरत सीखनी है, मुझे अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, जिससे मैं लोगों से बदला ले सकूं। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई। नियति कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मसल बना दिया था। अच्छा हट्टा कट्टा सुडौल मसल्स वाला बन गया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा
पहलवान समझा जाने लगा। ज्यों ज्यों वो युवा हुआ, क्योंकि बचपन से ही कसरत करता था, युवा होते होते ही वो अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगता। वह कुश्ती भी लड़ता था। देखिए, बताया कि पहलवान बन गया। गांव के सभी लोग उसे पहलवान कहते थे, क्योंकि शरीर से हट्टा कट्टा पहलवानों की तरह हो गया। चलता था तो दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर करके पहलवानों की भांति चलता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर के मेले में चला गया। कौन? लुट्टन सिंह। पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह। पहलवान की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। एक बार दंगल जहाँ पे कुश्ती होती थी वहाँ चला गया, और वहाँ पहलवान के दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा यहाँ किसके लिए आया है? शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। पंजाब से आया था शेर का बच्चा चांद सिंह, क्योंकि ये कुश्ती का बहुत अच्छी कुश्ती करता था। इसे क्या नाम दिया गया था? क्या नाम था इसका? चांद सिंह। और पहलवान लुट्टन सिंह को जैसे किसी ने प्रेरित किया हो, उसके ढोल ने उसे प्रेरित किया हो, और उसने तुरंत उसे चैलेंज दे दिया। और ये गांव के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला साधारण सा पहलवान, अब उसने उस चांद सिंह को लड़ने के लिए क्या चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर लिया था कि वो कुश्ती लड़ा था। उसने इतने शक्तिशाली पहलवानों को भी हरा दिया था, और इसे क्या टाइटल मिला? ये तो शेर का बच्चा है। कहते ना, शेर के बच्चे को किसी से क्या डर। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। गांव के दंगल में कुश्ती लड़ने वाले तो उससे घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता भी था, जैसा कि उसको टाइटल दिया गया था शेर का बच्चा। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शहर के जो राजा साहब थे वो श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा जो थे वो किसको? चांद साहब को, शेर के बच्चे को रखने की बात कर रहे थे, लेकिन पहलवान ने इसे चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, किसके लिए सब बोल रहे थे? पहलवान के लिए। मरा ए मरा। पर वाह रे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया। जब लुट्टन ने इसे चैलेंज दे दिया, इससे कुश्ती लड़ने लगा, सब लोग कहने लगे पागल है, मारा जाएगा फालतू में। इतने शक्तिशाली शेर के बच्चे को क्यों इसने चैलेंज किया, क्यों चुनौती दी? फिर राजा साहब ने कुश्ती को रुकवाया और लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ
मेला देखकर घर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, आप हमें हुक्म दो, हम लड़ेंगे। तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। अब मैंने चुनौती दी है, मैं लड़ूंगा ही। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी कि कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अब हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई उसके पक्ष में बोल रहा था कि हाँ उसे लड़ने दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि इसने गलत चुनौती दे दी। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। व्यर्थ, बेवजह वो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसे अपनी हेल्थ पर, अपनी कुश्ती पर, अपनी उस्तादी पर बड़ा घमंड था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को उससे लड़ने के लिए आज्ञा दे दी। बाजे बजने लगे। दर्शकों ने फिर उत्तेजना फैलाई। कोलाहल बढ़ा। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा भरी आवाज़। एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। ढोल में से आवाज़ आने लगी। सिर्फ ये आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। किसे? लुट्टन सिंह को। ढाक ढिका, ढाक ढिका, ढाक ढिका, अर्थात वाह पट्टे, वाह पट्टे। ठीक है, उठाकर पटक और गिरा दे। उसे लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। ठीक है, अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। पहलवान ने लुट्टन को अपनी बाहों में दबा लिया और सब लोग तालियां बजा रहे थे कि पहलवान गया गया गया, हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा। लोग, दर्शक जो थे वो तालियां बजा रहे थे और क्या बोल रहे थे? अब गया, अब गया, अर्थात अब इस मरने वाला है, अब हलवा हो जाएगा। हलवा हो जाएगा मतलब अब तो इसका कचूमर निकल जाएगा, अर्थात अब ये मारा जाएगा। चट गिड़दा, चट गिड़दा, चट गिड़दा। मत डरना, मत डरना, मत डरना। उसके लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लुट्टन को अपने ढोल से आवाज़ सुनाई दे रही थी, चट गिड़दा, चट गिड़दा, तात मत डरना, मत डरना, मत डरना। वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। ठीक है, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में थी कि जनता जो थी और राजा का जो मत लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा चांद के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। देखिए, जब कोई व्यक्ति युद्ध करता है या खेल खेलता है तो जो बाकी दर्शकगण होते हैं वो तालियां बजा बजा के उसका, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन सभी किसका उत्साह बढ़ा रहे थे? चांद का। और लुट्टन की साइड कोई भी नहीं था। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी तो ढोल की, जिसकी ताल पर, ढोल की ताल पर ही वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। लुट्टन को सिर्फ और सिर्फ अपने ढोल की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और ढोल की आवाज़ पर ही वो अपनी दाव पेच ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा कि ढोल कह रहा है, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। ढोल में से लुट्टन को यह आवाज़ सुनाई दी कि दाव को काटो और बाहर हो जाओ। लोगों
के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। लुट्टन को उसके ढोल में से आवाज़ सुनाई दी कि दाव काटो और बाहर निकल जाओ। तो लुट्टन ने दाव काटा और बाहर निकल आया और फिर तुरंत अंदर घुसा और चांद को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चटदा चटाक चट जा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। ऐसा लग रहा था जैसे देखिए उसे उसका ढोल ही सब कुछ सिखा रहा था। ढोल ही उसे मोटिवेट कर रहा था कि अब इसे दाव काट, बाहर निकल, फिर इसे उठक पटक दे अर्थात उठा दे और पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ठीक है, अंत में उसने चांद सिंह को जमीन पर गिरा दिया। दिनादिन देख दिना अर्थात चित करो। उसे उसके ढोल से आवाज़ सुनाई दे रही थी कि चित करो अर्थात इसे गिरा दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो गए। लुट्टन को देखिए समय समय पर उसे मोटिवेट कर रहा था, उसे प्रोत्साहित कर रहा था उसका ढोल कि अब वो क्या करे। दाव काटो, बाहर निकलो, इसको पकड़, ऊपर से पटक दे, ठीक है, चित कर दो। धागिड़ धागिड़, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जयध्वनि की जाए। फलतः अपनी इच्छानुसार। अब जनता को ये समझ नहीं आ रहा था जब लुट्टन पहलवान जीत गया और कुश्ती के शेर के बच्चे चांद सिंह को भी उसने परास्त कर दिया, जबकि पहले सबको ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। सब इस पर हंस रहे थे और सब ये सोच रहे थे कि अभी ये चांद सिंह इसका कचूमर बना देगा, हलवा बना देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके ढोल ने उसे समय समय पर मोटिवेट किया, समय समय पर उसके ढोल ने उसे प्रोत्साहित किया और जैसे ढोल ने ही सब कुछ बताया हो कि अब कैसे दाव लगाए, कैसे उसे चित करे, उसे कैसे नीचे गिराए। तो उसको मोटिवेट करने वाला कौन था? उसका ढोल। जब लोगों ने ये देखा कि शेर के बच्चे से किसकी विजय हो गई, गांव के साधारण से पहलवान लुट्टन पहलवान की, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब जय में वो किसकी जय बोले। ठीक है, कोई जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने सजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर लौटकर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। देखिए, सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि एक साधारण दंगल वाला पहलवान लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को भी पराजित कर दिया, शेर के बच्चे को भी उसने हरा दिया। ठीक है, और किस तरह वो विजयी हुआ और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। ठीक है, खुशी के मारे लुट्टन पहलवान ने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर खुश होकर, राजा साहब बहुत अधिक प्रसन्न हुए, गदगद हुए, मुस्कुरा रहे थे और क्या बोले, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, अर्थात तुमने अपनी मिट्टी की लाज को बचा लिया। पहले तो राजा साहब को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लुट्टन पहलवान इस तरह इस शेर के बच्चे से
कुश्ती में उसे चुनौती दे दी तो ये उसे नहीं हरा पाएगा। तो राजा साहब ने भी उसे बहुत समझाया, मना किया, लेकिन उसने नहीं माना। और अंत में क्या हुआ कि लुट्टन पहलवान कुश्ती जीत जाता है और राजा साहब प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लेते हैं और क्या बोलते हैं, वाह मेरे बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। देखिए लुट्टन पहलवान जब कुश्ती लड़ रहे थे तो उन्हें मोटिवेट हर कोई व्यक्ति को कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कोई अगर हमारी तारीफ़ करता है या कोई हमारे हौसले को और बढ़ाता है तो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से करता है। तो लुट्टन सिंह को उसको विजयी कराने में उनके ढोल का पूरा साथ था। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी कि चांद सिंह बहुत अधिक क्या हो रहे थे, दुखी हो रहे थे और बाकी पहलवान चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, लुट्टन को राजा साहब ने सिर्फ इनाम ही नहीं दिया बल्कि अपने दरबार में उसे सदा के लिए रख लिया। सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया, पुरस्कृत करना सिर्फ इनाम ही नहीं दिया लुट्टन को, बल्कि लुट्टन को अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। तब से लुट्टन का नाम क्या पड़ गया, राज पहलवान। राज पहलवान लुट्टन का नाम कब पड़ा, जब राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया। जब वो शेर के बच्चे चांद सिंह से दंगल में कुश्ती लड़ा था तो राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया और तब से उसका नाम पड़ा राज पहलवान। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह पिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का जन्म लिया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तक राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखाना अर्थात उन्हें पराजित कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वे जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरह लुट्टन पहलवान का ढोल बजता था। ठीक है, रात्रि के समय महामारी से ग्रसित व्यक्तियों को ढोल की आवाज़ ये सायंकाल से लेकर अगले दिन प्रातःकाल तक इनके ढोल बजता रहता था। किस तरीके से ढोल उसे गाँव के लोगों को महामारी में रात्रि की निस्तब्धता में ढोल की आवाज़ लोगों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो उनके लिए कोई संजीवनी हो। ठीक है, और जब पहलवान लुट्टन सिंह 9 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण, शादी हो चुकी थी, इनका पालन पोषण इनकी सास ने किया। ये गाय चराते थे, खूब दूध वूध पीते थे, पहलवानी करते थे और युवावस्था में ही बहुत अच्छे पहलवान बन गए थे। और फिर इन्हें शहर के पंजाब सिंह को इन्होंने चुनौती दी, जिसे पंजाब के चांद सिंह को उन्होंने कुश्ती में चुनौती दे डाली, जिसे शेर का बच्चा कहा जाता था, और उससे भी वो पराजित कर देते हैं और राजा बहुत अधिक प्रसन्न होता है और लुट्टन पहलवान को अपने दरबार में
रख लेते हैं। ठीक है बेटा, आज यहीं तक पढ़ा और ये बताया इसमें कि उसे जो जिताने में सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो उसकी ढोलक का था। ढोलक से ही निकलने वाली ध्वनि उसे यह बता रही थी कि अब दाव काटो, अब इसे उठाओ, अब पटक दो। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट कल की क्लास में आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।